हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। बस तू कर मेहनत मेरे लाल, एक दिन सफलता का मंजर स्वयं चलकर तेरे पास आएगा। इसी के साथ मैं संजीव कुमार आपको नमस्कार करता हूँ। अंजय गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई? हम पिछली वीडियो में संविधान सभा पर बात कर चुके हैं। जो भी लोग वहाँ वीडियो ना देखे हों, जाकर के पिछला वीडियो देख लें, इसके बाद से इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक तरफ एक साथ लेकर के चलेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक सीरियल से हम चलेंगे तो हमारी सीढ़ी दर सीढ़ी हमें समझ में आता रहेगा। तो पिछला वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है जाके देख लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे भी अपना सपोर्ट दें, हमको चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें। एक लाइक ही आपका जो एक लाइक आता है वो हमारे हौसले को बढ़ाता है। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि आप लोग परमानेंट बने रहें। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है, वो गलती कर रहे हैं। कुछ भी टाइम नहीं बचा। आइए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों को ध्यान में रखना। अभी प्रश्न भी पीछे हम बताएंगे। जो प्रश्न आएंगे, प्रस्तावना पर बनने वाले सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो वहाँ भी हम इसको लेके आएंगे। प्रस्तावना जो है ये भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन तीनों चीज़ों को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। प्रस्तावना जो है वो हमारे न्याय की, स्वतंत्रता की और समानता की सुरक्षा करती है। जब हम संविधान पढ़ेंगे, उसके पहले जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में क्या लिखा है, पूरे संविधान का निचोड़ ही प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए, पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अर्थात जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था, प्रश्न आता है तो ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम आज प्रस्तावना, जिसका और भी नाम है उद्देशिका, कई नामों से जानते हैं इस प्रकार। ठीक है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया था। इस बात का भी ध्यान रखना, सबसे पहला संविधान जो बना था कहाँ का, अमेरिका का। प्रस्तावना उसमें सबसे पहले, इसके बाद कई देश लगभग जिनका संविधान बनता गया वो इसको अपनाते गए। ठीक है, कई देशों ने अपनाया। संविधान विशेषज्ञ एक हैं नानी पालकीवाल, इन्होंने प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या, तो हम जानते हैं जो हमारी प्रस्तावना है। आइए हम उसको देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है ये आपको आगे आने वाला जब हम अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे तो 25 से 28 के बीच बताएंगे। ठीक है। तो उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना। अब पूरा निचोड़ जो है वो पूरे संविधान का निचोड़ ला करके यहीं पे रख दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था वो यहीं पे आके रख दिया जाता है। इस प्रस्तावना से
ये भी साबित होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी, उनके विचार क्या थे। प्रस्तावना इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो भारत के लोगों के साथ निहित है। सीधा सीधा प्रस्तावना में इस बात की चर्चा की गई है कि हम भारत के लोग, न कि हम संविधान, न कि हम सरकार। यहां सीधा सीधा कहा गया है कि हम भारत के लोग। ठीक है, यह बात जो प्रस्तावना है इस बात की घोषणा करती है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य या राष्ट्र होगा। ठीक है, भारत क्या होगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र राष्ट्र होगा। अब इसका एक एक जो दिया गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, इसका हम अभी मतलब भी बताते हैं कि समाजवाद का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। अभी हम सब इसको डिटेल्स में बताएंगे। पूरा आज समाप्ति कर देंगे प्रस्तावना की, यहाँ से कोई भी प्रश्न कभी ना छूटे। जो ये प्रस्तावना है सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। इस बात का भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं संप्रभुता, जो इसमें दी गई है, संप्रभुता, संप्रभु राष्ट्र। ठीक है, तो प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी और विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। ठीक है, इस पर किसी विदेशियों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई है। ठीक है, इस पर किसी का भी बस नहीं चलता। भारतीय संविधान में समाजवादी जो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो समाजवादी शब्द संविधान की में जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी का अर्थ है समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ना कि पूंजीवादी और ना ही विकासवादी, मतलब कि पूर्ण रूप से ना तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है और पूर्ण रूप से ना तो समाजवादी। ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को कंधे से कंधा मिलाकर सफर को तय करना है। इसका जो लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करके एक लेवल में लाना, सबको एक समान अधिकार दिलाना, सबको एक समान स्वतंत्रता दिलाना, सबको एक समान न्याय दिलाना। क्या है ये? हमारी समाजवादी सत्ता का काम है। ठीक है, तो समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, इसका मतलब यही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो अर्थ है, भारत में सभी धर्मों को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान का भाग 3 जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यहाँ पे सभी धर्मों की बात की गई है, किसी एक विशिष्ट धर्म की बात नहीं की गई है कि भारत सरकार, ठीक है, कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करेगी, सभी धर्मों को समान रूप से देखेगी, सभी धर्मों को के साथ समान व्यवहार करेगी। उसके लिए कोई एक धर्म अनिवार्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि सभी धर्मों से परे या सभी धर्मों से अलग। तो सीधे सीधी बात है, धर्मनिरपेक्षता, जब भी प्रश्न आता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो याद रखना धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, लोकतांत्रिक की। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होता है। प्रस्तावना
इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अर्थ सर्वोच्च सत्ता जो है वो लोगों के हाथ में है। जनता यहाँ मत देती है, अपने हिसाब से जनता अपनी सरकार चुनती है, अपने विधायक चुनती है, अपने सांसद चुनती है। उन्हीं सांसदों में से कोई एक सरकार में जाके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। तो लोकतांत्रिक का मतलब यही है। इसके बाद बात करते हैं गणराज्य की। तो गणतंत्र अर्थात गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से होगा या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा ही चुना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है परोक्ष रूप से, ठीक है। तो अब संशोधन की बात करते हैं। प्रस्तावना में जो संशोधन हुए हैं 3, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। अभी तक केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, तो इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रस्तावना की बात हो चुकी है, अब हम इस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे आराम से बैठे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अगर ऊंचाई देखनी है, अगर ऊंचा उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा और बाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उड़ना पड़ेगा, तभी वो आसमान की सैर कर सकते हैं। इसके पहले नहीं कर सकते। यदि आसमां को छूने की ख्वाहिश रखते हो तो उड़ान भी ऊंची भरनी पड़ेगी। बाकी दुनिया में जमीन से तारे गिनने वालों की संख्या बहुत है, कोई कम नहीं है कि हम फला चीज की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तैयारी करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। जो भी मिलेंगे कुछ तो मंजिल तक पहुंचेंगे, कुछ पहले ही वापस चले आते हैं। जो डटे रहते हैं वही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो आप लोग डटे रहिए, अगर डटे रहेंगे तो वर्दी आपकी पक्की है। आइए पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक और डी है, ऑप्शन डी है भारतीय। ये 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। इसी के अंतर्गत पीछे मैं सब कुछ बता चुका हूं, आप लोग इसका उत्तर कीजिए। तो ठीक है, भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, ना कि भारतीय शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ है। ध्यान रखना, भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग, भारत को 2 बार हुआ है, 1 बार नहीं। ध्यान रखना, भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी कितनी बार? 2 बार। संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, सबका प्रयोग प्रस्तावना में आपको मिलेगा, इसीलिए पूरी प्रस्तावना ला के रख दिया हूं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, भारतीय संविधान के लागू होने की जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है। ऑप्शन बी है, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और ऑप्शन डी है, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया। ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहले प्रश्न को ढंग से पढ़िए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। 3 कथन इसमें सत्य हैं, 1 कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, कन्फर्म है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में हुआ, यह भी कन्फर्म है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो व्यवस्था की गई है रूसी क्रांति से प्रेरित है, ठीक है, यह भी सत्य है। ऑप्शन ए गलत है। अगला है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से खुद सोचिए। भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, सत्य कथन है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, यह भी सही है।
भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। अभी आगे हम बताएंगे, बेरूवारी बनाम भारत संघ का मामला जब आएगा तो वहां हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें जो कथन सत्य है वो है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेगा, अर्थात नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सरकार की नजर में सभी धर्म समान होना, अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व देना, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? सरकार की नजर में सब धर्म का समान होना, ये क्या है? ये सत्य है, ठीक है। यही इसका अर्थ भी है कि सभी धर्मों को समान व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? सामाजिक समानता, अवसरों की कमी, समानता का अभाव, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। अवसरों की कमी, सामाजिक समानता की बात कर रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा जो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? किसने कहा था? अभी पीछे मैं बताया। अर्नेस्ट वर्कर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। ये चार हैं, इन चारों में से ऑप्शन चुनिए। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, 5 से 6वां सेकंड जाएंगे, प्रश्न छूटना ही तय है। तो इसका सही उत्तर है, अर्नेस्ट वर्कर ने कहा है कि संविधान का मूल मंत्र क्या है? प्रस्तावना है, ठीक। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? यहां पे देखना, फंसाने का प्रयास किया गया, भाषा की बात की गई है। सोच समझ के उत्तर देना इसको। एक आपका आंसर है, अमेरिका के संविधान से ये प्रस्तावना जो है वो प्रेरित है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ फंसाने के लिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उत्तर अपने आप आता चला जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? प्रश्न बढ़िया है, नोट करके चलना। आपका टाइम भी चालू हो गया। 4, 3, 2, लास्ट 1 का सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है? न्याय, समानता, समृद्धि, भाईचारा। इनमें से कौन सा आदर्श नहीं दिया गया है? आपका टाइम शुरू हो चुका। 4, 3, 2, लास्ट 1। इसका सही उत्तर आएगा, समृद्धि शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, भाईचारे की, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुता या भाईचारा? कौन सा ऐसा आदर्श है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? क्या न्याय दे सकता है? खुद अपने दिमाग से सोच के बताइए। स्वतंत्रता भाईचारे को बढ़ावा दे सकती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को। समानता दे सकती है, लेकिन बंधुता दे सकती है, ठीक है।
तो जो बंधुता या भाईचारे का प्रयोग किया गया है, ये आदर्श जो है, ये आदर्श दिया है, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना समाप्त हो गई। पिछला वीडियो आप लोग जा कर के देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। इसके बाद हम शुरू हो जाएंगे कहाँ पे? अपने अनुच्छेदों पर। लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी 10 दिन 15 दिन के अंदर हम संविधान को समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाइए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कहीं और से प्रश्न नहीं आएगा। जो भी प्रश्न आएगा मैं पढ़ाऊंगा। आप अपने जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपके सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। हम वहां से देखेंगे आपके सुझाव पर कैसे क्या कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे, आपके सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।